तो स्टार्ट करें हम लोग पहली श्रृंखला। पहला सवाल आपके साथ बड़े जोश के साथ, आज बड़ा आनंद आएगा। प्रदीप गुड इवनिंग। आज कई फॉर्मूले ऐसे देके जाऊंगा, आप पहली बार उन फॉर्मूलों को पढ़ोगे आज, ठीक है। चलिए, और वो क्लास केवल मैंने कहा ना वही पढ़ें कि जो, ऐसा नहीं है सब लोगों को हम लोग क्लासें दी जाए, कुछ क्लासें हमारी यूट्यूब पर मिलेगी आपको, सारी क्लास तो आपको यहीं मिलेगी। और जो यूट्यूब पर देखना चाहता है हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक जाकर आपको ऐप ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप पर सारी क्लास लाइव मिलेगी, रिकॉर्ड केवल क्लास में मिलेगी। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें रिकॉर्ड मिलेगी आपको, बाकी लाइव फ्री है। ओके, चलिए जय श्री राम। आज बुधवार था, तो बुधवार को हमने हमारी सुबह की क्लासें ऑन रखी थी, फ्री रखी थी हमने। बुधवार को हम लोग फ्री क्लास रखते हैं, जो भी कोई देखना चाहता है पढ़ सकता है आराम से, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करें। कविता गुड इवनिंग, आप जय श्री राम भाई। प्रेम कुमार सर, मेरी बेटी शिवानी को भी गुड इवनिंग बोल दो। क्या बात है, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग शिवानी, बहुत बड़े। रविंदर थैंक यू। हाँ विकास गुड इवनिंग। चलिए, हाँ तो भैया आरती आपकी बेटी को बोलिए गुड इवनिंग, दिखाइए उन्हें। हाँ चलिए। अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता था भाई। बुधवार को फ्री है, आप उस पर चैनल पर देख लीजिए, आपके जो थंबनेल है वहाँ पर ऐप पर दिखाई देती है। बुधवार क्लास होती है 8:15 बजे स्टार्ट हो जाती है, 8:15 से 11 बजे, 3 घंटे, कई बार 11:15 बज जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। पहला सवाल अब आपके सामने, और अब हमें परमिशन दीजिए। यस, स्टार्ट करें हम। और देखें नए, मैंने कहा ना आपको नया फॉर्मूला देखूंगा फिर आज हम। पहला फॉर्मूला आज हमारा होगा, जिसके पास डेटा है समय उसी का है, जिसके पास डेटा है समय उसी का है, जिसके पास डेटा है उसी का समय है। अर्थात जितना आपके पास कलेक्शन होगा नॉलेज का, समय आपका होगा। चीजें क्लियर? समय आपका होगा, जिसके पास डेटा है समय उसी का है। ओके, नेक्स्ट। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात बलों से संबंधित है? मैंने कहा आज के सवाल बड़े अच्छे सवाल हैं। पहला स्टार्ट इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात बलों से संबंधित है? नदी अपरदन, ज्वालामुखी क्रिया, महाद्वीप निर्माण वाले प्रवाह, समुद्र तटों का निमज्जन। फटाफट। रविंद्र सिंह सी ए, कमलेश ए, देवेंद्र ए, सुरेंद्र मालव ए, उमा ए, विकास ए, क्या बात है, प्रेम ए, सारे लोग ए आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा बहिर्जात बलों से संबंधित है? पूनम शर्मा ए, क्या बात, रसप्रिया ए। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में, फिजिकल ज्योग्राफी में एक सवाल गलत मत करना, और जिसने फिजिकल ज्योग्राफी में गलत नहीं किया ना सवाल, उसको कोई आरपीएससी क्या कोई भी एग्जाम कंपटीशन आपको बाहर नहीं कर सकती। चलिए, शंकर ए, हेमंत ए, सबका आंसर ए आ रहा है। समय ए, बहुत बढ़िया। समय देखे, कॉन्फिडेंस आया ना, अपने पृथ्वी की भू संचलन पढ़ते ही कॉन्फिडेंस आ गया। कविता ए, हेमंत ए, शंकर ए, किरण ए। चलिए, अब इसका सही आंसर है, अब इसमें ज्यादा हम समय लेंगे नहीं, इसका सही आंसर बहिर्जात बल पूछा, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है, देखिए एक्सोजेनेटिक डेनोटेशन है, मास मूवमेंट है, उल्का पात है। तो नदी अपरदन, ज्वालामुखी क्रिया, ये वाले जो बल है, तीनों के तीनों बल हमारे कौन से हैं? अंतर्जात बल है। अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, अंतर्जात बल है, एंडोजेनेटिक फोर्सेज है। और नदी अपरदन जो है आपका, वो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है। ये लीजिए, नदी अपरदन, एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल, और तीनों बल कौन से हैं? अंतर्जात बल है। ज्वालामुखी क्रिया, महाद्वीप निर्माण वाले प्रवाह है, लंबवत शक्ति यहाँ पर काम करेगी। इसके बाद समुद्र तटों का निमज्जन, यहाँ पर कौन सी शक्ति कार्य करेगी? लंबवत शक्ति। यानी आंतरिक में भी इन दोनों में लंबवत शक्ति काम करती है, ये ध्यान रखें। आंतरिक में भी दोनों में लंबवत शक्ति कार्य करती है। ज्वालामुखी आकस्मिक है और बहिर्जात में ए। तो सभी का आंसर ए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखना, सक्सेस रेशो आप देखते चलना, एक्यूरेसी देखते चलना। निम्न में से कौन सा तुषार की क्रिया से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सा तुषार क्रिया के संबंधित है? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, बैक्टीरिया जनित अपक्षय। चलिए स्टार्ट करें। कृष्णा ए, देवेंद्र ए, सुंदर ए, किरण ए, विकास ए, रामनिवास ए, रसप्रिया ए, उमा ए, क्या बात है। चलिए, कोई आंसर इधर उधर होगा, मैं बोलता जाऊंगा उसके बारे में। गुलशन ए, मनराज ए, नीतू ए, सुरेंद्र मालव ए, देवदत्त ए। चलिए फटाफट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सावराम 2 में ए, प्रदीप चौधरी ए, रवीना ए, क्या बात है, रवीना, सिकंदर ए, बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान देना इसमें क्या कैसे करना है। जो नहीं पढ़ रहा है फिजिकल वो सुन लिए। तुषार है, फ्रॉस्ट है। तुषार को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट क्रिया पढ़ते हैं, ठीक है। और फ्रॉस्ट क्रिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बर्फ है, बर्फ में
रासायनिक क्रियाएं नहीं हो सकती, या तो रासायनिक हो गया। बर्फ है तो जैविक नहीं हो सकता, बैक्टीरिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ में तो हमने कहा बॉडी लगाई जाती है तो बैक्टीरिया कम चांसेस होते हैं बर्फ में। तो सही आंसर इसका भौतिक अपक्षय है। तुषार क्रिया भौतिक अपक्षय, और इस क्रिया के कारण, इन दोनों क्रियाओं के कारण, मैं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों क्रिया के कारण गोलाश्म का निर्माण होता है। बोल्डर्स मिलता हूँ, गोलाश्म नहीं, बड़े बड़े बोल्डर्स का निर्माण होता है। लार्ज बोल्डर, सवाल आपसे पूछ सकता है लार्ज बोल्डर का निर्माण किस प्रक्रिया से हो सकता है? तुषार क्रिया के द्वारा। किसके क्रिया द्वारा? तुषार क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सवाल अब आपके सामने। निम्न प्राकृतिक तटबंध किससे निक्षेपात्मक कार्य से बनते हैं? किसके निक्षेपात्मक कार्य से बनते हैं? बस सिंपल सवाल। पहला हिमानी, पवन, नदी, भूमिगत जल। दिलीप सी, मनीषा ए, क्या बात है, उपेंद्र सी, प्रेम सी, आरती सी, देवदत्त सी, गुलशन सी, उमा सी, प्रेम, वंदना सी, क्या बात है, सब लोग सी। आज बात क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे लोगों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं। यस अलका, काफी समय बाद ओके भैया प्रतिहार। हेमंत सी, शंकर सी, शंकर जुड़ जा भैया, मैदान में डट जा, जो डटा वही विजेता, जो हटा वह हार जाता है। सी, किरण सी, रमेश सी, रमेश मीना, काफी समय बाद सी। चलिए देखिए, क्लास हो सकता है 10-5 मिनट लेट हो जाए, कोई कई कारण आ सकता है, ऐसे अचानक व्यक्ति आ जाता है तो रुकना पड़ता है, नहीं तो फिर वो कहेंगे सर आजकल तो मिलते ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है, स्नेहा बहुत काम धीमे चल रहा है आपका। चलिए, रमेश श्री कृष्णा सी, तो सही आंसर है नदी, क्योंकि प्राकृतिक जो तटबंध है, नेचुरल लिवीज का जो निर्माण है, वो डिपोजिशन कार्य, और वो किसका कार्य है? नदी का कार्य है। ये सीधा सीधा सवाल हो गया, खत्म। अब बताओ, इसमें नो कंफ्यूजन, केवल मोर स्टडी की जरूरत थी। नेक्स्ट, अब यहां पर ये पढ़ना है प्राकृतिक तटबंध बनते कहाँ है, तो ध्यान देना, मैं यहां पर करता हूं नदी, इसको बोलता है मैच्योर्ड अवस्था। तो मैच्योर स्टेज में क्या बनते हैं? प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा एक विवर्तित दृश्य भूमि नहीं है? इसे आपका आंसर चाहिए। अब हमें आंसर चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विवर्तित दृश्य भूमि नहीं है? ज्वालामुखी, बेसिन, ब्लॉक पर्वत, अनुगामी नदी। ये लीजिए, इंग्लिश बोल देता हूं मैं, इंग्लिश में वैल्केनो, बेसिन, बेसिन नहीं बोलूंगा यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश इसका, बेसिन, ब्लॉक पर माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, अनुगामी, कॉन्सिक्वेंस रिवर, कॉन्सिक्वेंस रिवर कहते हैं अनुगामी को। चलिए, किरण बी, प्रेम बी, माहिर बी, दिलीप बी, रामनिवास बी, सुंदर बी। जिम भी गया हूं, क्लास ले रहा हूं, क्या बात है मनराज, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, क्लास मिस मत कीजिए, कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, क्लास हमारी कंटिन्यू होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कंटेंट नहीं छूटना चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, नया हमारा डेटा, नया कंसेप्ट है, जिसके पास डेटा है भविष्य उसका है, जिसके पास डेटा उसके पास भविष्य है। नेक्स्ट, क्या बात है, बी बी बी, ऑप्शन बी को इंग्लिश बताइए, क्या बात है। अभी लोगों ने बी आंसर दे रखा है, मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं रवीना। चलिए, अब आप देखिए क्या है इसका मतलब, ध्यान देना। ये ज्वालामुखी या वैल्केनो हो, ये तो हमें पता है वैल्केनो, और वैल्केनो किसका परिणाम है? ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया का परिणाम, और ये नहीं दे पूछ रहा है, तो ये पीपीटी का एग्जाम है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का एग्जाम्पल्स है। इसके बाद ब्लॉक पर्वत है, ये भी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का उदाहरण है। अनुगामी नदी, ध्यान देना, अब ध्यान देना, अनुगामी नदी होती है, कॉन्सिक्वेंट नदी होती है, कॉन्सिक्वेंस नदी, और बेसिन का मतलब होता है प्लान, बेसिक का मतलब होता है प्लान, और यहां पर होता अनुगामी नदी। अब आप आंसर दे लीजिए, तो ये ज्वालामुखी बेसिन है, ज्वालामुखी पर्वत है, अनुगामी नदी है, अब कौन सा होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया का परिणाम नहीं है। बेसिन प्लान है, मैदान, और मैदान भैया प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया से बनते हैं। अनुगामी नदी ढाल के अनुसार बहती है, और ढाल के अनुसार बहती है, ये बाह्य कारक है। कौन सा कारक है? ये नदी आ गई, बाह्य कारक हो गया, और बाह्य कारक किसमें शामिल किया जाएगा? बाह्य क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। मैदान का मतलब होता है प्लेन, प्लेन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से बताए, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण अंतर्जात शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है, और बेसिन का मतलब होता है मैदान। तो प्लेट टेक्टोनिक्स प्रभाव से मैदान भी निर्मित होता है, लेकिन अनुगामी नदी जो ढाल का अनुसरण करे, अब ढाल कैसा भी हो उसी का अनुसरण करते रहेगी, चाहे कुछ भी हो। तो इसका सही आंसर है डी, देख लीजिए आप। ओके भाई।
चीजें क्लियर आपकी? तो इसका सही आंसर है डी। अब आप देख लीजिए, बी दिया है, किसी ने ए दिया है, आरती ने रुक गई, मुझे इसका पता नहीं है बेसिन का मीन्स क्या है, इसलिए आंसर नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बेसिन का मतलब यहाँ पर प्लान है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, तो इसका आंसर सही कर लीजिए डी, अनुगामी नदी, इसका सही आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां। मुझे लग रहा है आरती अब आप अच्छा कुछ कर रही है। उत्कात स्थलाकृति किससे निर्मित होती है? उत्कात को हम बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्कात को इंग्लिश में बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। हो सकता है इसको इंग्लिश में रवाइन भी लिखे, रिवाइन भी लिखे, ये लीजिए, इंग्लिश में से रिवाइन भी लिखे, बैडलैंड टोपोग्राफी। चलिए आंसर हमारा पास पहला है हेम संक्षेप, वर्षा संक्षेप, ओला संक्षेप, पवन संक्षेप। हेमंत बी, गुलशन बी, प्रमोद बी, क्या बात है, सावराम बी, बहुत सारे बी लगा देता है, बहुत बड़े, रसप्रिया बी, माही बी, दिलीप बी, सुंदरलाल बी, प्रेम बी, कविता बी, गायत्री बी, क्या बात है, सिकंदर बी, मोनिका शर्मा बी, बहुत समय बाद मोनिका। चलिए सिकंदर यादव बी, श्री कृष्ण यादव बी, 1926 बी। चलिए आरती बी, क्या बात है, सारे आंसर बी है, फिर बदल मत जाना आप लोग, सही कहीं बदल जाओ आप लोग। रमेश मीना बी। चलिए अब आंसर देखिए, ये जो प्रश्न है ये हमें समझने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए ये संक्षोभ है, इसकी मात्रा हम ओ मात्रा खा चुके हैं, ये संक्षोभ है भय। हेम संक्षोभ का मतलब है हेम क्रिया, हेम नदन। वर्षा संक्षेप का मतलब है वर्षण होना। अब वर्षण होने का मतलब है वहां पर वाटर जो ओवरफ्लो ज्यादा हो जाता है, एकदम अचानक वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, तो वर्षा का अचानक बढ़ जाना। फिर ओला संक्षोभ, ओला की मात्रा एकदम बढ़ जाना। इसके बाद पवन संक्षोभ, पवन का मात्रा बढ़ जाना। तो ये जो स्थलाकृति है रिवाइन जो है, ये बैड टोपोग्राफी, और बैड टोपोग्राफी केवल इसके लिए जानी जाती है, बैड टोपोग्राफी नदी के द्वारा जानी जाती है, नदी में ही और वर्षा जल के द्वारा। नदी में वर्षा जल जब प्रवाह अधिक होता है, अधिशेष रन, यानी हम कह सकते हैं अधिशेष या रन ऑफ जब ज्यादा होता है तो मृदा कमजोर होती है, तो वहां बैडलैंड टोपोग्राफी। सभी नदियां, ध्यान देना, विश्व की सभी नदियां रवाइन बनाती हैं, लेकिन जो फेमस है वो चंबल है, केन है, बेतवा है, सोन है, ये फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6, पॉट होल्स अपरदनात्मक स्वरूप किससे संबंधित है? पॉट होल्स को हिंदी में लिख देता हूं मैं, जलज गृतिका। जलज गृतिका, जलज गृतिका। कभी घबराए नहीं कि हम लोग हिंदी चल रही है, इंग्लिश चल रही है। जलज गृतिका अपरदनात्मक किससे संबंधित है? नदी चक्र, पवन चक्र, हिमानी चक्र, काश चक्र। क्या बात है, ए क्या बात है। आज मुझे लग रहा है कि आप लोग सारे मेल गुणमान मिला के चले हैं। चलिए गुगली सवाल आएंगे, बाकी जब पता लगेगा। प्रमोद ए, विकास ए, सारे लोगों के आंसर बी, ए आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रेम कुमार ए, कविता ए। देखिए दूसरा ध्यान रखना, किसी को दूसरे का सुन के या पर देख के आंसर मत लगाना, नहीं तो हमारा जो कर्म है, हमारा जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा, आपका उद्देश्य सफल नहीं होगा। अपने खुद के मन से जो आ रहा है वो आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है नदी चक्र के द्वारा, क्योंकि नदी अपर्दन में ही पॉट हाउस का निर्माण होता है। पवन चक्र में नहीं होता है, हिमानी चक्र में केवल धूलिकोप का निर्माण होता है, काश चक्र में भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है नदी चक्र। सबसे सिंपल सवाल हो गया। अब यहाँ नदी अपर्दन जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर नदी चक्र लिखा, रिवर्स साइकिल लिख दिया। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अब आएंगे चीजें, अब आ गया। निम्न में कौन सा प्रवाल द्वीप है? निम्न के में कौन सा प्रवाल द्वीप है? एक और सुन लीजिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे, कल आपके पास आ जाएगा, कल टेलीग्राम चैनल पर करंट ज्योग्राफी के मैपिंग क्वेश्चंस भी हम लोग अब डाला करेंगे। ठीक है, चैनल पर हम लोग करंट क्वेश्चन डाला करेंगे अब। चलिए 7वें में डी। अब क्वेश्चन आंसर चेंज हो रहे हैं, देखिए। सी मैच्योर, क्या बात है, सी डी यहां पर आ रहा है। ये देख लीजिए, सुरेंद्र बी, क्या बात है, प्रेम डी, देवदत्त बी, नवनीत सी, सुंदरलाल डी, प्रेमेश जहांगीर डी, अलका सी, आरती डी, सुमन यादव डी, क्या बात है, वंदना चौधरी बी, गायत्री बी, रसप्रिया बी, डी, ओके, किकी पी डी, हेमंत, क्या बात है, मनराज सी। चलिए आंसर, मोनिका शर्मा डी। चलिए अब देखिए, फिर वापस हम लोग रुकेंगे, यहाँ पर रुकने वाले समय है।
अंडमान निकोबार पे हम लोग चर्चा करें। अंडमान निकोबार निमज्जन प्रक्रिया का परिणाम है, ध्यान देना, और निमज्जन प्रक्रिया का परिणाम है तो वहां प्रवाल द्वीप का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद निकोबार भी निमज्जन का परिणाम है तो इसका मतलब इसमें भी कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास आता है बारमूडा और मॉरिशस आता है। मॉरिशस जो है वो आपका जो मेडागास्कर के पास वाला क्षेत्र है, मस्कारेन उच्च दाब का क्षेत्र है, मस्कारेन क्षेत्र बोलते हैं उसको, मस्कारेन क्षेत्र है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक घटना का परिणाम है। किसका परिणाम? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया का परिणाम। मॉरिशस और बच्चा क्या? बरमूडा। ये बरमूडा है जो विषुवत रेखा के क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र, थोड़ा दूर जाते हैं हम लोग, ठीक है, विषुवत रेखा से दूर है, बरमूडा वाला, बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं ना, अमेरिका के पास वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि वो कैरेबियन सागर है, वहां पर ये प्रवाल्स की मात्रा खूब ज्यादा है, तो बरमूडा जो है प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। तो बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा है वो किसका है? एग्जाम्पल आपका प्रवाल से जुड़ा हुआ है। ये लगभग 21.5 डिग्री, 25 डिग्री जो अक्षांश है उसके आसपास का क्षेत्र है बरमूडा वाला क्षेत्र, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया सी। ओके, मीरा गुड इवनिंग, मीरा बी, शंकर बी, मोनिका डी। अब आप देख लीजिए जिसने बी आंसर लगाया है, बी क्यों लगाया और डी क्यों लगाया आप देख लीजिए। ए और बी में से बी लगा दिया वो तो गलत है, कंफ्यूजन करने के लिए क्रिएट किया एग्जामिनर ने। अंडमान निकोबार साथ साथ है, अतः बी लगाया तो बिना दिमाग लगाए आपने किया है। मैं कहता हूं पहले लिख लीजिए फिर आंसर दीजिए, पहले थोड़ा सा गुणा भाग करिए। देखिए ईश्वर आपको बुद्धि दी है, आपको कहा गया है कि अपना सारा एफर्ट लगा दीजिए, और इसमें एफर्ट नहीं लगाया तो फिर ईश्वर को दोष मत दीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, लैब्राडोर कहां से प्रभावित होती है? सवाल अच्छे आ रहे हैं, फिजिकल बेस आ रहा है, मैंने कहा ना सवाल फिजिकल बेस है। रवीना, इनकी पीडीएफ मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है, पीडीएफ मिलेगी आपको। क्या बात है अलका, बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन लिखती हूँ, इसके बाद देख लेना आप एग्जाम होने अलका, फिर आप मुझे बताना सर सवाल नहीं आया। मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद कहता हूँ चीजें, फिर मेरे कंटेंट के लिए आई एम रेस्पॉन्सिबल। चलिए नेक्स्ट में, लैब्राडोर धारा कहां से प्रभावित होती है? उत्तरी अंध महासागर से दक्षिणी अंध महासागर तक, आर्कटिक महासागर से अंध महासागर तक, अंध महासागर से आर्कटिक सागर तक, और दक्षिणी अंध महासागर से उत्तरी अंध महासागर तक। चलिए जुड़ते जाइए। डी बी ए बी ए, क्या बात है। सुरेंद्र मालव ए, हेमंत बी, क्या बात है, बी, विष्णु आनंद बी, आनंद बहुत समय बाद आया, कोई बात नहीं, विकास बी, उमा बी, क्या बात है, ए भी आया किसी का, आई बी, मोनिका ए, उपेंद्र बी, रिस्प्रिया बी, सिकंदर बी, मीरा बी। चलिए क्या बात है, आनंद रहा, शंकर लाल ए, देवेंद्र सिंह बी, समय बी, सीमा मीना बी, श्री कृष्ण यादव बी। अब आप लोग समझेंगे भाई, अब नहीं कह रहा तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे हम लोग, और पहली बार पढ़ रहे हैं फिर भी प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि याद तो कम से कम 10 में से 2 तो दिमाग में जाएगी, नहीं भेजा में जाएगी। चलिए आरती, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया आरती करंट है। चलिए देखें अब लैब्राडोर की हम बात करें तो लैब्राडोर देखिए ये अमेरिका वाला क्षेत्र, मैं अमेरिका बना देता हूँ, ये अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये वो जो नदी है सेंट लॉरेंस वाली है, ये आपका हडसन वाली खाड़ी है, ठीक है, यहाँ लैब्राडोर सागर है, तो लैब्राडोर सागर से यहाँ आती है और ये अंदर महासागर है, और लैब्राडोर सागर है, इसके ऊपर वाला जो भाग है वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। तो आर्कटिक क्षेत्र से अंध महासागर की ओर जाना, आर्कटिक सागर से अंध महासागर की ओर जाना, ये सवाल आंसर बी है इसका। उत्तरी अंध महासागर से दक्षिणी अंध महासागर, गलत बात है, दक्षिणी महासागर में जाती नहीं है आज तक। इसके बाद अंध महासागर से आर्कटिक, उल्टा कभी जाती है लैब्राडोर सागर, दक्षिणी अंध महासागर से उत्तरी अंध महासागर है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया, शब्द उड़ दिए बच्चा जिससे कंफ्यूजन हो जाए, बेस कंप्लीट है तो आर्कटिक सागर से अंध महासागर जाती है, इसका सही आंसर हो गया बी। क्या बात है, जिसने बी कराया वो सही है, जिसने ए किया है वो करेक्शन कर लीजिए। शंकर मैं आपको देख रहा हूँ बहुत कमजोर हो चुके हो, सारे क्वेश्चन देखें आपके फिजिकल वाले क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे हैं, ये गलत बात है। इसका मतलब आप मॉडल नहीं बनाते और आंसर दे देते हो। मैं एक एक को बात करता हूँ, एक एक को कमेंट करता हूँ, ध्यान रखना चीजें। आप ये मतलब सर मुझे आप कुछ कहते हैं, नहीं मैं सबको कहता हूँ, और जिसको मैंने डांट दे दिया ध्यान लिख लीजिए, जिसको डांट दिया ना उसका कल्याण हो गया। नेक्स्ट, दीर्घ ज्वार कब घटित होता है? बसंत ऋतु के प्रथम दिवस पर, बसंत ऋतु का अंतिम दिवस पर, अमावस्या पर, अर्ध चंद्रमा दिवस पर। विकास सी, सुरेंद्र सी, दिलीप सी, भूपेंद्र सी, क्या बात है, सुमन सी, मंजू सी, प्रदीप चौधरी सी, किरण सी, क्या बात है, मलकान सी, बहुत समय, गायत्री सी, क्या बात है।
हाँ रवीना डांटेंगे भाई, समय आने दो। सी जीकेएमसी, सर मुझे डाटा करो, ठीक है उमा। देखना हमारे पुराने जो स्टूडेंट हैं उनसे आप चर्चा कराएंगे, आपको 2015 2018 के स्टूडेंट है, जिसको मेरा डाटा है वो सारी नौकरी, जिसको नहीं डाटा वो आज मेरे पास है। चलिए रसप्रिया सी, केकेपी सी, आनंद सी, रवीना सी, कविता सी। अब देखिए बसंत ऋतु के प्रथम दिवस पर, तो बसंत ऋतु का कोई लेना देना नहीं है, बसंत होती है मार्च में, यहाँ से क्या मतलब है, क्योंकि ज्वार जो आ रहा है, ज्वार केवल अमावस्या और पूर्णिमा दो ही होते हैं, ज्वार अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा, सप्तमी अष्टमी, सप्तमी अष्टमी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, बस ये 4 डेटा है, सप्तमी अष्टमी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा, 4 डेटा के अलावा 5वां डेटा है ही नहीं है। तो अब इसमें कौन सा आ रहा है, केवल अमावस्या आ रहा है, तो अमावस्या को क्या आएगा आपका देव ज्वार आएगा, ये लीजिए। अब इसमें तो करना नहीं है, बसंत ऋतु का प्रथम बसंत ऋतु दिवस में और चंद्रमा दिवस पर, इसको वो करेगा जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है, इसको गलत वो करेगा जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए ओके भैया प्रमोद, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन मैं किसी को रूड नहीं करता, कभी रूड नहीं डांटता, बड़ा मेरा उद्देश्य अलग होता है डांटने का। नेक्स्ट, प्रवाल के विकास के निम्नलिखित में किस प्रकार का जल उपयुक्त होता है। देखिए जिस प्रकार का शरीर के अंदर असंतोष है वही ज्वालामुखी फटती है, हमारे अंदर असंतोष है नहीं तो हमारे असंतोष की ज्वालामुखी फट ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट, प्रवाल के विकास के निम्नलिखित में किस प्रकार की जल उपयुक्त होता है। स्वच्छ जल, साफ खारा जल, अत्यधिक खारा जल, गंदा जल। यस, अब इसे दीजिए, क्या बात है। प्रेम कुमार बी, सिकंदर बी, मालव, सीमा, उमा बी, क्या बात है, सारे लोगों के आंसर बी है। किरण ए, कुछ तो ABCD बोल दो। प्रदीप ए, सिकंद हाँ ए बी बी, क्या बात है। देवेंद्र बी, कोई भी नहीं, एक आ गया, केदार आ गया ए। चलिए मोनिका बी, GKM समय बी, सीमा मीना ए, क्या पता सीमा मीना ए आ गया, मीरा बी, प्रेम भी, चलिए सुंदर बी, चलिए सुंदर रुक गया लास्ट में, इसके बाद कोई नहीं आया। अब ध्यान देना स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जल होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छ जल है जिसकी मात्रा है 27 से 30% हमारे पास क्या होनी चाहिए घनत्व, तो ये मैट्रिक 27 से 30 मैट्रिक हमारी क्या होनी चाहिए, लवणता होनी चाहिए। तो स्वच्छ जल का कोई सवाल ही नहीं है। इसके बाद अत्यधिक खारा जल भी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर है वो आपका ये सिंपल है 21 से के आसपास होना चाहिए, 20-21 20-21 20-21 क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 20-21 टेम्परेचर होना चाहिए। और जो हाइट है वो 200 के आसपास होनी चाहिए, 35 से 40 फीट फैदम के आसपास होनी चाहिए। अब ये साफ खारा जल यानी साफ पानी है, लेकिन इसके साथ क्या है, ये लवणीय जल है। अत्यधिक खारा जल मछली मर जाएगी। गंदा जल मुंह में क्या जाएगा, सस्पेंडेड मात्रा ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं गंदा जल, और सस्पेंडेड ज्यादा होंगे तो मछली के मुंह में जाएंगे तो ये मछली मर जाएगी। तो इसका सही है साफ पानी भी है और लवणता भी उसके अंदर है, तो प्लैंकटन भी है और साफ है, तो इसका सही आंसर होगा बी। बिल्कुल सिंपल सवाल। चलिए हाँ ये लीजिए, इंडिया में वेस्ट पार्ट में प्रवाल विकसित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ए में क्यों नहीं है, क्योंकि मछलियां ज्यादा है, वो अवसादों की मात्रा ज्यादा है। तापमान कितना चाहिए, क्या बात है, तापमान बहुत बढ़िया। देखिए 20 से 21 चाहिए भाई, मैं आपको लिखवा देता हूँ श्री कृष्णा 20-21 सिंपल समझा, मेरा तरीका देखना आप। 20-21 20-21 27-30 27-30 200 250 200 250 मीटर फैदम 30-35 फैदम 30-35-30 ये लिखा हुआ 30-35 30-35 और हाइट क्या होगी मीटर में 200 250 200 250 मीटर। टेम्परेचर 20-21 20-21 ये लीजिए। लवणता 27 से 30 हो गया, खत्म याद गहराई। तो लवणता हो गई, गहराई होगी और तापमान हो गया। ओके, तीनों डेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और मैं हमेशा कहता हूं जिसकी स्पीड तेज है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसकी स्पीड धीमी, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि स्पीड जिसकी ज्यादा वो एक्सीडेंट नहीं होगा, उसका दिमाग तेज चलता। नेक्स्ट, आवास क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र विरल आबाद है, विरल भी है और आबाद है। कारण इसका प्राकृतिक प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। व्रत पैमाने मनुष्यों के स्थानांतर का प्रतिबंध से है, इनके अज्ञान सीमित संसाधन से है, इनके सीमित विकास से है। ये लीजिए, जहां पर जिसका कंसेप्ट है वही सही कर पाएगा इस आंसर को। चलिए ए लक्षद्वीप कहां पर आ गया सिकंदर, क्या बात है। चलिए ए हेमंत ए के पे ए हेमंत ए, चलिए बहुत बढ़िया आंसर। चलिए फिर देख लीजिए, फिर चेंज मत करना। सिकंदर ए, हेमंत ए, देवेंद्र सिंह ए, डी सुरेंद्र मालव डी, क्या बात है। रामनिवास कुमार सी, रसप्रिया ए, अलका प्रतिहार ए, क्या बात है। प्रोमिला बी, प्रेमिला बहुत समय बाद, देखिए ऐसा नहीं प्रेमिला काम नहीं चलेगा। वंदना चौधरी डी, भूपेंद्र ए, क्या बात है। वंदना काफी समय बाद, भूपेंद्र काफी समय बाद आंसर आया। मंजू पुनिया, मंजू आप भी रुक रुक के सवाल दे रही है। कविता डी,
चलिए, वंदना डी, 11 ए, शाबराम, किरण सी। अब इन सवालों में क्या होता है, ध्यान देना, आज के बाद ये सवाल गलत नहीं होंगे। ये सवाल जितना बच्चा होशियार है, जितना अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, वो सवाल को गलत करके आएगा। गांठ बांध लेना, जितना इंटेलिजेंट बच्चा वो सवाल को गलत करके आएगा, और जो औसत बच्चा है वो कभी गलत नहीं करेगा इस सवाल को। देखिए अब क्या है, मैंने कहा ना, अब ये वाले जो सवाल, इसको मैं बोलता हूं अप्लाइड। मैं हमेशा जोड़ देता हूं, अपने क्लास में भी जोड़ देता हूं, पुराने बच्चों को भी यही कहता हूं, अप्लाइड करना सीख जाइए जिंदगी में, अनुप्रयोग करना सीख जाइए। यहां पर क्या पूछा, आवास क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र विरल हैं और आबाद भी हैं। आबाद हैं, और आयवास्य का मतलब है, देखिए, वास्य, एक होता है वास्य और एक होता है अवास्य। वास्य का मतलब होता है एक्यूमिनो, क्या होता है, एक्यूमिनो, और जो एक्यूमिनो है वो प्राकृतिक आवास है। आवास, मैंने कहा ना, हम लोग पढ़ते नहीं है, आवास्य क्षेत्र, और ये वास्य क्षेत्र है। वास्य होता है एक्यूमिनो, एराटोस्निज एक्यूमिनो वास्य क्षेत्र, और नॉन एक्यूमिनो अवास्य क्षेत्र ले लीजिए, यानी वो प्रकृति की दृष्टि से रहने योग्य क्षेत्र नहीं है। यही तो है हमारी नियतिवाद। एराटोस्निज नियतिवाद, स्ट्रैबो नियतिवाद, दोनों बात कर रहे थे, एक्यूमिनो ऑक्यूमिनो स्ट्रैबो नियतिवाद है। तो इसका सही आंसर देखें, इसका प्राकृतिक पर्यावरण आश्रय के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये विरल है और आबाद है। आबाद इसलिए है ये क्योंकि ये मानव का महत्व है, विरल इसलिए है क्योंकि प्रकृति का योगदान है। तो इसका आंसर हो गया ए, सही आंसर हो गया ए। अब यहां पर सीमित विकास से कौन कर रहे हैं, इनके अज्ञात सीमित संसाधन, किनका सीमित संसाधन है, वृत्त पैमाने पर मनुष्य के स्थान से कोई मतलब नहीं है। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है एक्यूमिनो, ये थॉट का सवाल है, ये 11वीं या 12वीं का मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसे ह्यूमन ज्योग्राफी का सवाल है, थॉट का सवाल है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ अवास्य क्षेत्र और वास्य क्षेत्र में क्या फर्क होता है। ओके, चलिए, मुझे सारे इसमें लग रहे हैं, कोई बात नहीं भूपेंद्र, मेरा तो हर क्वेश्चन से आंसर दे रहा हूं, पर कमेंट की स्पीड बहुत होती है। हाँ, कई बात है भूपेंद्र, ओके, चलिए कोई बात नहीं भूपेंद्र। चलिए, इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका, जिन लोगों ने सवाल गलत किया है ना, वो ध्यान रखना क्यों गलत किया है, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां, यदि विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 2% हो तो यह कितने साल में दोगुनी हो जाएगी। क्या बात है, फॉर्मूला देके जाऊंगा आज। क्या बात है अलका, बहुत बढ़िया है। क्या बात है सावराम, बहुत बढ़िया है, 12वीं क्लास ज्योग्राफी की बुक में, क्या बात है। मैंने कहा अभी 11वीं 12वीं चल रहा हूं, मैं कहता हूं मार्केट की दशा बदल दीजिए, टीचर्स को बदल दीजिए, टीचर्स को आप लोग बदलोगे, कोई नहीं बदलेगा, टीचर्स की परंपराएं बदल दीजिए। क्या है, 11वीं 12वीं का कोई मतलब ही नहीं है, उनको 55 सवाल सही होंगे तो 11वीं 12वीं पढ़ेंगे, 55 जब सही हो जाएंगे तो 65 सही हो जाएंगे, 65 सही हो जाएंगे 10-20 और कर दोगे, 90 पर अपने आप वैसे ही पहुंच रहे हो आप लोग। चलिए, ओके, 9226 सी, सुरेंद्र बी, सिकंदर ए, शंकर ए, दिलीप बी, सी, प्रोमिला सी, सावराम सी। चलिए, ये लीजिए अब आपका नए फॉर्मूला देके जाऊंगा, मैंने कहा मैं नया फॉर्मूला देके जाऊंगा। चलिए, किरण मीना ए, रविंद्र सिंह ए, मंजू पूनिया ए, राम निवास कोई बात नहीं, नो, मोनिका शर्मा ए। मैंने कहा नया ट्रिक्स देके जाऊंगा आज के बाद, इस तरह का कोई सवाल आए तो गलत मत करना। तो पहले तो मैं सिंपल फॉर्मूला दे देता हूं और फिर उसके बाद कठिन फॉर्मूला दे दूंगा, जो आपको अच्छा लगे लगना है। रूल नंबर 70, इसको मैंने रूल नंबर 70 कहता हूं भैया, मैं इसको रूल्स नंबर 70। रूल्स नंबर 70 क्या कहता है मेरा, पॉपुलेशन डबल बराबर 70/रेट, 70/रेट क्या हो गया, 35 ईयर्स हो गए। ले लीजिए, यदि 1 वर्ष है तो स्थिति अलग हो जाएगी, 4 वर्ष है तो स्थिति अलग हो जाएगी। 1 वर्ष है, यदि 1% है तो डबल हो जाएगी 17 ईयर्स, और यदि रेट 0.70 है
तो हो जाएगा 100 ईयर्स। सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं आपको मैं। यदि 2 है परसेंट तो 35 ईयर्स में डबल हो जाएगी। यदि 4 ईयर्स है तो लगभग 17.5 ईयर्स में डबल हो जाएगी। ये लीजिए फॉर्मूला, रूल नंबर 70। और यदि मैथमेटिक्स के से है तो मैं आप सवाल लिखता सीधा सीधा log 2 log 1 प्लस इंक्रीज रेट बटे 100। ये लीजिए, ये है मेरा खुद का फॉर्मूला जिसे हम लोग निकालते हैं। log 2 अपॉन log है ये, log 2 अपॉन log 1 प्लस इंक्रीज रेट अपॉन 100। और सीधा तरीका ये रहा, आपको जो अच्छा लगे वो याद कीजिए। चलिए, यस, क्या बात है आरती। अब एनुअल 1.7 है तो 1.7 का भाग देके देख लीजिए इसमें। नो इश्यू, हमारी साल कितनी हो जाएगी सुंदरलाल? इसका आंसर नो आंसर सर। कोई बात नहीं विकास, सही आंसर होगा इसका 35 वर्ष। सॉरी, आंसर है 35 वर्ष, तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। अब आपसे पूछे 3 वर्ष है, 3% रेट है तो 3% का भाग दे देना। 2% है, 2 का भाग दे दिया। 1% है 70 आ जाएगा। 0.70 है, ये रहा 0.70 है तो 100 हो जाएगी। और 1.7 है भारत की अभी जो रेट है, 1.70 से भाग दे देना। कितने वर्षों में हम आगे बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। ये लीजिए, ठीक है कमलेश, मजा आ गया ना? आनंद आएगा, टेंशन मत कीजिए। मैंने कहा ना मेरे पास इतने मेथड्स हैं, आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते कहाँ से मेथड्स लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट। और मैं कहता हूं ना भैया, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं, जिससे आप लोग 10 लोगों कहें यस ये होती है बात। चलिए दिलीप, धन्यवाद, नाइस फॉर्मूला आरती, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मैंने कहा ना आपको सारी चीजें अलग अलग मिलेंगी, फॉर्मूले हमारे हाथों में होने चाहिए, ट्रिक्स होने चाहिए, सोते जागते ट्रिक्स। आइंस्टीन कहता एक ही फॉर्मूला है, हमने भी, हमारे पास भी एक ही फॉर्मूला है। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास अधिकांश तक कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियर सेटलमेंट फाउंड इन विच एरियाज? फर्स्ट है एरिड एरियाज, दूसरा है माउंटेन एरियाज, तीसरा डेल्टाई रीजन्स और चौथा है शुष्क रीजन, एरिड रीजन। चलिए, क्या बात है रवीना, आप नहीं भूलोगे, बहुत बढ़िया। सुमन यादव, क्या बात है माही। अब लेकिन ऐसा मत करना आप लोग कहीं इसको ध्यान देना, इस फॉर्मूले को आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, ऐसा मत करो, अपने पास रखो। ये कंपटीशन का ये भी जमाना है, कुछ चीज अपने पास ही रखो, दूसरे क्यों बांटते हो? कविता डी, विकास डी, मोनिका ए, भूपेंद्र डी, रवीना, प्रदीप डी, आरती। इंग्लिश बोल तो दी ना आरती, मैं बोल देता हूं। इन विच न्यूक्लियर एंड न्यूक्लिएट सेटलमेंट डेवलप इन विच एरियाज? आंध्र, ह्यूमिड रीजन, माउंटेन रीजन, डेल्टाई रीजन, एरिड रीजन। रसप्रिया डी, मीरा डी, किरण डी, नवनीत कौर डी। इंग्लिश बता दिया भाई। मैं शुरुआत में जब आरती जब था तो मैं पहले इंग्लिश का यूज करता था, फिर देखा मैंने मार्केट में, देखा भैया यहाँ इंग्लिश बोलूंगा ना तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये बोलेंगे मास्टर कहाँ से आ गया उठ के, तो इसलिए मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा है। बीच में जब आज याद दिलाते हूँ तब मुझे याद आती है हाँ इंग्लिश भी बोलना है, ठीक है, ओके केकेपी, कोई बात नहीं। हाँ आरती डी, अब आरती आंसर डी आ गया आपका। चलिए, तो ये नाभिकीय न्यूक्लियर कह सकता हूँ, न्यूक्लिएट भी कह सकता हूँ, न्यूक्लियर ग्रामीण है ये, न्यूक्लियर रूरल सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट। तो न्यूक्लियर रूरल सेटलमेंट अधिकांश पूछा गया है कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांश पूछा गया है। तो देखिए अधिकांश आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में आपको लेके चलता हूं, ये तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश में न्यूक्लिएट नहीं पाया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश तराई में हो नहीं सकता। माउंटेन एरिया में क्या होता है, पब्लिक वहां पर जो अधिवास है वो बिखरे होते हैं। इसके बाद आते हैं शुष्क प्रदेशों में भी सेटलमेंट बिखरे हुए होते हैं, सेटलमेंट बिखरे हुए होते हैं। और जबकि डेल्टाई प्रदेश में जो अधिकांश जो बस्तियां होती है वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी डेल्टाई प्रदेश में शुष्क बस्ती होती है, और शुष्क बस्ती होगी वो न्यूक्लिएटेड होगी। और या फिर आर्द्र प्रदेश में शुष्क बस्ती और शुष्क प्रदेश में आर्द्र बस्ती, ये दोनों कैसी है, न्यूक्लिएटेड है। लेकिन डेल्टाई क्षेत्र पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ध्यान देना, न्यूक्लिएटेड है। तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो विकिरण है, कैसी है, प्रकीर्णन है, बिखरी हुई है। इसलिए तो हमारा घनत्व, ध्यान देना, इसलिए पश्चिमी राजस्थान का जनघनत्व कम है, जबकि डेल्टाई प्रदेश का जनघनत्व
ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन न्यूक्लिएटेड है। ओके, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया सी। अब यहां पर आप लोग क्या कर सकते थे, इन दोनों का डेंसिटी चेक करके हम लोग सवाल को हल कर। चलिए नेक्स्ट, आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 14। ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासियों में अंतर स्पष्ट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? हाँ, क्या बात है, कोस्टल में लाइनर है, बहुत बढ़िया, लाइनर है ये, कोस्टल में होता है लाइनर होता है, बिल्कुल सही होता है, कोस्टल में लाइनर है, माउंटेन में भी लाइनर ही होता है कई बार। और ये वाला क्षेत्र, उमा ए, माही ए, प्रमोद ए, क्या बात है, रविंदर ए, हेमंत ए, जसप्रिया ए, प्रेम ए, विकास ए, प्रदीप चौधरी ए, गुलशन ए, गायत्री ए, और 92 से डी, आनंद ए, कविता ए, देवेंद्र ए, फंक्शंस, क्या बात है, ये सिकंदर ए, सावराम ए, सुंदरलाल डी, साधना डी, सुरेंद्र मालव डी, केकेपी ए। यहां पर सवाल देखिए, कंफ्यूजन हो गए लोग, इसे कहते हैं गुगली बोलते हैं इसको हम लोग। और ये जो सवाल है ये बेस है, मैं हमेशा कहता हूं जिसका बेस हिट उसकी फिल्म भी हिट हो जाती है, जिसका रॉ मटेरियल भी हिट हो जाता है तो उसका प्रोडक्ट भी हिट हो जाता है। अब यहां पर ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों में अंतर पूछा गया है, ऑक्यूपेशन पूछा गया है, मैन डिफरेंट क्या है उन दोनों के बीच में, ऑक्यूपेशन है डिफरेंट। क्योंकि ग्रामीण नगरों को कैसे अलग करोगे आप, ऑक्यूपेशन से आगे अलग करोगे, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या 75 एग्रीकल्चर जुड़ी हुई है, जबकि शहरी जनसंख्या है वो नॉन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। और एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर जो होता है उसको बोलते हैं कार्य, उसको बोलते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल की दृष्टि से वो लोग क्या करते हैं, अलग होते हैं। जिसने सामाजिक संरचना मानी, देखिए गांव में आज भी सामाजिक संरचना है, गांव में भी भाई भतीजा सब कुछ होता है, शहरों में भाई भतीजा होता है, जटिल और संरचना अलग अलग संरचना आज भी वहां पर पाई जाती है, भाई बेटा पोता नाती सब कुछ होते हैं वहां पर भी। सामाजिक अस्थिरता, ये कोई मतलब नहीं है, सामाजिक अस्थिरता से कोई लेना देना नहीं है इसका। सामाजिक संगठन अर्बन में भी पाए जाते हैं और रूरल में भी पाए जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं तो वहां पर भी पाए जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया जो आंसर और फिक्स जो आंसर है वो कार्य होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन के आधार पर रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट को अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यूरोप के अधिकतर विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व किससे संबंधित है? क्या बात है, बहुत अच्छा। भूमि का प्रभावी उपयोग प्रयोग, बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, अधिवास का लंबा इतिहास, नगरीय उच्च दशा। ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो समझ के आंसर देना। क्या बात है, यस आरती बहुत बढ़िया। अलका प्रतिहार बी आंसर आ चुका है, रसप्रिया बी, प्रमोद बी, दिलीप काजला बी, सिकंदर डी, क्या बात है, मनीषा बी, विकास बी, सुरेंद्र मालव डी, रवीना शेखावत बी, गायत्री बी, श्री कृष्णा बी, जयप्रकाश मीना बी, बहुत समय बाद जयप्रकाश, केदार बी, साधना बी, समय पता नहीं कहाँ चलेगा, केकेपी बी, साधना बी, जगदीश डी, जगदीश काफी समय बाद डी, माही बी, देवेंद्र सिंह डी, मीरा बी। चलिए, और मैं हमेशा बार बार कहता हूं जिसने सिंपल सवाल सही कर दिए, सिंपल सवाल होते हैं 60%, जिसने सिंपल सवाल कर दिया उसकी नौकरी पक्की है, और जिसने सिंपल सवाल नहीं किया उसकी नौकरी पक्की नहीं होगी। सिंपल सवाल नौकरी सरल, कठिन सवाल नौकरी भी कठिन हो जाएगी। चलिए, इसका सही आंसर जो है, बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण ही वो सबसे ज्यादा विकसित है। उनके विकसित होने का कारण है विकसित जलवायु, अच्छी जलवायु है, ये लीजिए, इसलिए वो डेवलप है। तटीय क्षेत्रों पर भी जनरल तो क्यों है, क्योंकि वहां की जलवायु सम जलवायु है। अतः भूमि का प्रभावी प्रयोग तो गांव वाले करते हैं, देखना जिसके पास 10 बीघा जमीन होती है ना, उसका घर 2 बीघा बनाते हैं, जिसके पास 1 बीघा जमीन है वो छोटे से टुकड़े बनाते हैं, तो वो हम लोग करते हैं ज्यादा प्रभावी प्रयोग। तो नगरीय उच्च दशा, नगरीय उच्च दशा का मतलब नहीं है उच्च दशा होने के बाद तो नगर का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अधिवास का लंबा इतिहास, हमसे ज्यादा लंबा इतिहास क्या होगा उनका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ये लीजिए, समय बी। आरती डी देख ली, गलती कर रहे हो ना आरती डी करके। अब आप देख लीजिए जिन लोगों ने डी और सी आंसर माना है वो देखो कहाँ गलती कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनीषा कहीं गायब होगी। अब सवाल थोड़ा सा, अब सवाल में और ट्विस्ट आएंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस तरफ जाती है?
अर्थात किस तरफ खींची जाती है, ये मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस तरफ खींची जाती है या किस और मूव करती है। पृथ्वी के घूर्णन से पश्चिम की तरफ, पृथ्वी के घूर्णन से पूर्व की तरफ, पृथ्वी के घूर्णन से उत्तर की तरफ, पृथ्वी के घूर्णन से दक्षिण की तरफ। चलिए दिलीप बी, समय बी, रविंद्र ए, रवीना शेखावत बी। क्या बात है, अब देख लीजिए आप लोग आराम से देखिए चीजें कहाँ जाती है। तो पृथ्वी को जो हम लोग घुमाते हैं ना, ध्यान देना, पृथ्वी को जो हम घुमाते हैं तो 0 है और यहां पर 180 है। ये लीजिए, ये 0 है, ये 180 है। मैंने पृथ्वी को घुमाया पश्चिम से पूरब। कहां से घुमाया? पश्चिम से पूरब। और जैसे ही मैंने घुमाया तो घूर्णन घुमाते ही ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। और ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो अतः 180 हमेशा पश्चिम की ओर जाती है। घूर्णन के दौरान कहाँ जाती है? वो पश्चिम की ओर जाती है और फिर उसके बाद वो आगे आ जाती है। इसलिए आप बताओ, जब पृथ्वी घूर्णन करती है सबसे पहले सूर्य उदय 180 पर थोड़ी होता है, वो होता है एशिया महाद्वीप पर होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? 180 पर आता है। तो इसलिए घूर्णन के दौरान 180 जो डिग्री रेखा है वो पश्चिम की ओर मूव कर जाती है। इसलिए वहां पर सबसे लेट होता है और तिथि वहीं से बदलना प्रारंभ हो जाती है। ये लीजिए, तो इसका सही आंसर हो गया पृथ्वी के घूर्णन से पश्चिम की तरफ। ये लीजिए, क्या बात है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब चीजें क्लियर होगी ना। वहां नहीं पढ़ा तो अब समझ में आ गया, नहीं पढ़ा है तो अब समझ में आ गया। चीजें क्लियर। अब आपको इस तरह के सवाल हो तो मैं हमेशा कहता हूं मॉडल बना लीजिए, और मैं हमेशा मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट बनाता हूं। मनीषा देखिए, अब आगे सवाल आएंगे। गलत हो गया श्री कृष्णा, कोई बात नहीं। क्या बात है रवीना, मॉडल बना दी। मैं हमेशा कहता हूं जिसने मॉडल बना लिया वो सवाल सही हो जाएगा। गूगली सवाल 25 सवाल होंगे आज, शायद 25 सवाल। मैंने जो कमेंट किया 25 सवाल तक आके जाऊंगा, लेकिन स्पीड बढ़ेगी समय धीरे धीरे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था दिलीप, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, मानचित्र पर अक्षांश देशांतर रेखाओं का शब्दों का प्रयोग कब किया गया था? प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी 2 बार हो गई है। ये तृतीय है भाई, तो सही करें, तृतीय है, तृतीय शताब्दी। और ये चतुर्थ शताब्दी है। ये बच्चे ने टाइप में करने में प्रॉब्लम कर दी है। चतुर्थ शताब्दी। ये लीजिए, प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और तृतीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखिए, भूपेंद्र ए, सिकंदर शंकर बी, सुरेंद्र माला बी। क्या बात है। देखिए, जो टिका वही विजेता और जो भागा वो विजेता नहीं बनेगा कभी। चलिए, गुलशन बी, वंदना बी, विकास ए, जगदीश बी। जगदीश, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, देख लीजिए। भूपेंद्र कुमार, कोई बात नहीं, भूपेंद्र कुमार बी। ओके, मोनिका शर्मा बी, माही बी। क्या बात है। ये रटके आयो के लोकेश ए, दिलीप काजला ए, देवेंद्र बी, रामनिवास बी, रसप्रिया सी। चलिए अब हम देखें। देखिए, ये द्वितीय शताब्दी में प्रयोग किया गया। ये लीजिए, और द्वितीय शताब्दी हम लोग कब कहेंगे? जब टॉलमी आया। टॉलमी जब आया था तभी हम लोगों ने स्टार्ट किया। टॉलमी से पहले किसी ने स्टार्ट नहीं किया। उससे पहले यामोत्तर रेखाओं का यूज किया गया और समानांतर रेखाओं का यूज किया गया। यानी इससे पहले कभी भी मानचित्र में अक्षांश और देशांतर शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। केवल टॉलमी ने किया था, टॉलमी दूसरी शताब्दी में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जगदीश। हाँ, वो विकास आ जाएगा, घबराओ मत, कहीं टेंशन मत कर, उसकी टेंशन मत कर, आ जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त जिनके केंद्र पृथ्वी के केंद्र से नहीं मिलते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए, वृत्त जिनके केंद्र पृथ्वी के केंद्र से नहीं मिलते, यानी इनमें से कौन सा वृत्त है जिनके केंद्र पृथ्वी के केंद्र से मिलते हैं, नहीं मिलते, और किस नाम से जाने जाते हैं? बड़े व्रत, वृद्ध व्रत, छोटे व्रत और मध्यम व्रत। 1300 का समय तो भैया हाल 13वीं शताब्दी हो गई है, इसको बोलते हैं 13वीं शताब्दी। तो 1300 थोड़ी आया था टॉलमी। आरती याद करो, टॉलमी। थॉट की किताब दोबारा पढ़ना, थॉट की वीडियो दोबारा देखना। रविंद्र बी, मोनिका बी, प्रेम सी, जीकेएम बी, विकास बी,
9226 बी, सुमन यादव सी, माही नो आइडिया। ओके, ये देखिए, मंजू बी, सुरेंद्र बी, सिकंदर बी, गायत्री नो। ओके, चलिए अब आपका नो आंसर आ रहे हैं। व्रत जिनके केंद्र, मोनिका मीना बी, मनीषा मीना बी। ओके, रवीना कोई बात नहीं, प्रमोद जहांगीर बी, क्या बात है। देखिए मैं हमेशा पृथ्वी अक्षांश और देशांतर पढ़ाई है मैंने, आप ध्यान देना। अब दोबारा क्लास को ज्वाइन करना, जो रह गई है वो क्लासें, जिनकी क्लास रह गई दोबारा ज्वाइन करना, उनको दोबारा पढ़ना एक बार। ग्रेड सर्किल का मतलब होता है पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखाएं। तो ये वाली जो ग्रेड सर्किल है, देखिए ये वाली ग्रेड सर्किल है, ये वाली ग्रेड सर्किल है, और ये कौन सी ग्रेड सर्किल कहलाती है? लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ये लीजिए, ये ग्रेड सर्किल है, लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो कहाँ से जाती है? केंद्र से खींची नहीं जाती। मैं लिखता हूं, केंद्र से विषुवत रेखा के बीच जो दूरी है वह क्या कहलाती है? हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। बार बार इन शब्दों का मैं यूज करता हूं, मैंने लॉन्गिट्यूड की परिभाषाएं लिखवाई है, वो परिभाषाएं आप लोग पढ़िए दोबारा से। तो इसका सही आंसर है ग्रेड सर्किल। ग्रेड सर्किल कभी पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरता है। यानी अब आप बताइए, कोई भी रेखा, ध्यान देना, कोई भी आपकी यामोत्तर रेखा है वो क्या केंद्र से गुजरते? नहीं, वो तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल को मिलती है। कहाँ मिलती है? पृथ्वी का केंद्र से। लिए विकास कुमार राइट। हिंदी गड़बड़ कर गई। चलिए कोई बात नहीं, तो हिंदी का हम लोग पढ़ना है ना, पृथ्वी का केंद्र नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। कहाँ क्या करते हैं, जिनके केंद्र पृथ्वी केंद्र से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां। स्थानीय समय को क्या कहते हैं? सूर्य का समय, चंद्रमा का समय, ग्रीनविच समय, दिवसीय समय। सबसे सिंपल सवाल है, गलत करने की संभावना ज्यादा है। चलिए, हाँ, लॉन्गिट्यूड को व्रत कहते हैं भैया। माही, निधि ए, दिलीप ए, शंकर ए। देखिए अभी गुगली है, रेनू सी। ओके भैया, 9226 सी, भूपेंद्र कुमार सी, माही ए, नेटवर्क इश्यू हो गया, कोई बात नहीं। आरती, सिकंदर ए, डी, हेमंत ए, वंदना सी, प्रमोद सी, क्या बात है, प्रमोद जहांगीर सी, लोकेश सी, सुमन डी, सुमन यादव डी, प्रेम कुमार सी, देख ली, जगदीश सी, मोनिका सी, समय डी। क्या बात है। अब चले देखें हम लोग, मेरे ख्याल बड़ी गुगली है ये। अब तक हम लोग फिजिकल में देखा, मुझे लग रहा है फिजिकल को गलत करके आ रहा है, अब जाके गलत हो रहा है। प्रिया ए, नवनीत कौर, नवनीत कुमार सी, गुलशन सी। मुझे बड़ी हंसी आती है कि ज्यादा अपने आप को समझते कि स्मार्ट समझते, ज्यादा हम लोग स्टडी कर लेते, घबरा जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग को रखिए, अब बेस पर चलिए। चलिए देखें, स्थानीय समय को क्या कहते हैं? अब देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, ध्यान देना, स्टैंडर्ड टाइम, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मानक समय। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, मानक समय। और ये जो मानक समय है वो किससे खींचा जाता है? ग्रीनविच से खींचा जाता है, GMT से। और ये मेरिडियन टाइम है, मेन टाइम है, औसत समय है। कौन सा समय है? औसत समय है। औसत समय से हमने मानक समय खींची, लेकिन यह पूछ रहा स्थानीय समय, लोकल टाइम। एक काम करना आप लोग, हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी भी होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी हूं। तो आप पंडित जी के पास जाना, सारे पंडित जी हैं यहाँ पर, कोई न किसी पंडित जी के पास जाना, पंडित जी नामकरण करना है बच्चे का, तो पूछेगा पंडित जी का, बच्चे का जब जन्म हुआ तब समय क्या था, और फिर उसके बाद वो जहां पर जन्म हुआ है उसका समय निकालता है, और वो स्थानीय समय कहलाता है, लोकल टाइम कहलाता है। और लोकल टाइम होता है सूर्य का समय होता है, सूर्य के समय, यानी प्रत्येक देशांतर पर जो समय होता है उसको कहते हैं लोकल समय। और मानक जो समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच के द्वारा होता है। और 0 डिग्री है वो एवरेज टाइम होता है, औसत समय होता है। तो इसका सही हो गया दिवसीय समय, कोई मतलब नहीं, डे समय। नाइट को कौन भूलेगा, नाइट को खा जाएंगे। तो ये आंसर हो गया गलत। तो इसका सही आंसर है सूर्य का समय, सूर्य का समय, सूर्य घड़ी इसको कह सकते हैं, सूर्य घड़ी। क्वेश्चन नंबर 20। आनंद आया, कहा ना गोगली हो गई।
आरती जी गलत जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। क्या बात है, आरती क्या कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्या हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो जाती है इशू। हाँ सिकंदर बी, क्योंकि ये समस्या देखिए इस आते हैं, हिंदी को आप हिस्ट्री वाला इंग्लिश को भी, हिंदी को कोई फर्क नहीं पड़ा है कंटेंट में, लेकिन ज्योग्राफी में कंटेंट का हिंदी और इंग्लिश में फर्क पड़ जाता है। इसलिए या तो प्योर हिंदी हो या प्योर इंग्लिश हो, और दोनों होंगे तो काम नहीं चलेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों सीख लीजिए और वो बेटर होता है। प्रमिला बी, समय बी, नेटवर्क गायब, आनंद बी, नवनीत कुमार बी, कृष्ण यादव भी, क्या बात है, ये सबका सही है। चलिए सबका साथ है, ये 4 मिनट का साथ है, 4 मिनट का समय है। 1 डिग्री देशांतर किसको प्रदर्शित करता है, 4 मिनट को प्रदर्शित करता है, ये सबका सही है। ओके चलिए ये गलत मत करना। और क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सी एक स्थानांतरित कृषि नहीं है? अब दिमाग लगेगा, गूगली आ गई ना, अब समय देखिए। घुमक्कड़ पशुपालन, काटने तथा जलाने वाली कृषि, झाड़ी पड़ती भूमि, झूमी कृषि। रवीना आजकल लड्डू क्वेश्चन है ये, क्या बात है। श्याम वर्मा सी, माई ए, मंजू सी, पुनिया हाँ 90, क्या बात है। विकास ए, मनीषा सी, क्योंकि बहुत स्पीड आ रहा है भाई, आंसर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चले देते चले। प्रदीप, देविंदर, बहुत बढ़िया। सी, जगदीश ए, क्या बात है। गायत्री ए, क्या बात है। लोकेश बी, सुमन सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र ए, और क्या बात है। प्रेम, सिकंदर, समय सी, कोई ए दे रहा है, प्रेम कुमार ए दे रहा है, मनीषा सी, चलिए। दिलीप ए, श्याम सी, यानी हम लोग पढ़ते। किरण का आंसर क्या देखना दे मुझे, किरण ए है, मीरा ए, रसप्रिया ए, दिलीप ए, श्याम सी। हाँ भाई और दे लीजिए 1-2 कमेंट। चलिए हाँ नेक्स्ट, अब देखें हम लोग निम्न में से कौन सी एक स्थानांतरित कृषि नहीं है। यहां पूछा नॉट स्थानांतरित, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए, तो भैया जूमिंग शिफ्टिंग है, गलत हो गया। झाड़ी परती कृषि भूमि, ये भी, यानी झाड़ी परती भूमि कह सकते हैं, परती भूमि छोड़ना, ये भी शिफ्टिंग है, ये भी शिफ्टिंग है। काटने और जलाने वाली, भर्न और जो हम बोलते हैं इंग्लिश में दहन और कर्तन, ये भी कौन सी है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से नहीं है। घुमक्कड़ पशुपालन, अरे भैया घुमक्कड़ पशुपालन पशु चारण होता है, खेती कहाँ से हो? इसका आंसर हो गया सी। मैंने कहा सबसे बड़ी गुगली थी ये, इस गुगली में सारे ढह गए, कई लोग ढगे। बर्न और स्लैश भूपेंद्र, सही बात है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, अच्छा सवाल था, चलिए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे क्या आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार में धन का निवेश सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार में धन का निवेश सबसे अधिक होता है? पहला, धान के साथ गहन कृषि, बिना धान के गहन कृषि, विस्तृत कृषि, विशिष्ट बागानी कृषि। यही तो बात है मनीषा, गलती, यही तो गलती करते हो आप। प्रेम सी, 4 डी, ए डी सी भी आ गया, सी, केकेपी डी, रेणु सी, गुलशन डी, वंदना ए, केदार सी, सारे आंसर आ चुके हैं आपके, ए बी सी डी सारे आगे। मोनिका सी, बी भी आ गया, देख लीजिए, ए बी सी डी, इसका मतलब हम लोग किसान के बेटे नहीं हैं। जो इसने सवाल सही किया है वो सोच लीजिए हम किसान के बेटे हैं, और जो सवाल सही नहीं कर पा रहा है वो हम किसान के बेटे नहीं। चलिए ओके, समय देखें भाई, सही आंसर देखेंगे। निम्नलिखित किस प्रकार में धन का निवेश सबसे अधिक हो? 3 चीजें पकड़नी, धन, निवेश और अधिक। धान के साथ गहन कृषि, गहन कृषि में धन निवेश नहीं होता, श्रम निवेश होता, श्रम निवेश होता। बिना धान के गहन कृषि, गहन में श्रम निवेश होता। विस्तृत कृषि में धन कम प्रयोग किया जाता है, धन कम प्रयोग किया जाता है, और मजदूर का जो लेबर है वो भी कम प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट बागाती जो खेती है ये पूरी की पूरी धन पर आधारित है, इसमें तकनीक पर आधारित है, पूरी की पूरी मशीन तकनीक पर आधारित है, और इसमें उच्च दर्जे के
मैनेजरों की जरूरत होती। तो सबसे ज्यादा जो पैसा चाहिए वो है विशिष्ट बागाती बागानी खेती है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। मैंने कहा ना जो खेती है, हम जो किसान के बेटे हैं वो सही दे पाएंगे। तो इसका आंसर डी। क्या बात है, समय बहुत बढ़िया, इसमें दिमाग लगाया खूब और सही हो गया। क्या बात है। मनी इंक्रीज, टाइम मनी इंक्रीज, क्या बात है। चलिए रवीना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आप किसान की बेटी बड़ा खुश हुए। अब क्वेश्चन नंबर 23। जो किसान के बेटे आधी ज्योग्राफी तो उनके दिमाग में, आधी ज्योग्राफी तो उनके घर में है, आधी ज्योग्राफी उनके शरीर में है। जो किसान के बेटे आधी ज्योग्राफी है। निम्नलिखित में किस युग में मनुष्यों की सर्वाधिक अस्थिरता रही है? क्या बात है जगदीश, अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में किस युग में, युग है ये, निम्नलिखित में से किस युग में मनुष्यों की सर्वाधिक अस्थिरता रही है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, ऊपरी पैलोथिक, निचली पैलोथिक। निचली पैलोथिक। क्या बात है। रसप्रिया सी। सिकंदर बी, शंकर, शंकर बी, सुरेंद्र सी का नो प्रॉब्लम, नो गायत्री, कोई बात नहीं। वंदना सी। देवेंद्र डी, श्याम पता नहीं, कोई बात नहीं। सिकंदर सी। मनीषा ए, जगदीश पी। मनीषा आप बोले कितनी क्वेश्चन होने चाहिए सर? 25 लेके आओ। 25 लेके आ रहे हैं ना अभी, 22 को क्रॉस कर चुके, 23 है। चलिए सॉरी, क्योंकि समय भी सावराम छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर है, अब देखिए, कांस्य युग में तो लगभग सेटल हो गई थी, नवपाषाण युग में तो फिर भी सेटल हो गई थी। ऊपरी पैलोथिक और निचली पैलोथिक में कंफ्यूजन होता है। पैलोथिक होता है आपका पाषाण काल, तो पाषाण काल है ये। और कौन सा पाषाण काल? निचला पाषाण काल जो था, शुरुआती जो पाषाण का, उसमें ज्यादा अस्थिरता देखी गई थी। वो इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा था, जब तक पहिए का मतलब आग का आविष्कार नहीं हुआ, जब तक वो स्थिर नहीं हुआ, उससे पहले वो अस्थिर दशा थी, मानव की आदिम अवस्था में रहता था। तो इसका आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा एक एक करके पूरे काल लिखवा दूंगा। विटलीसी द्वारा, सीधा सवाल, विटलीसी द्वारा विश्व में कितने किसी प्रकार मान्य किए गए थे? सबसे सिंपल सवाल है और ये गलत नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर जितना पढ़ाकू होता है वो गलत नहीं करता इस सवाल को। 1936 विटलीसी ने कृषि प्रकार बनाए थे, और 1936 इसको कृषि प्रदेश भी कर सकते हैं। कृषि प्रकार के स्थान पर कृषि प्रदेशों का प्रकार, एग्रीकल्चर रीजन्स टाइप्स। 1936 में कितने कृषि प्रदेश बनाए? 1936, 1936, 1936, 1936, 1936, 13 कृषि प्रदेश बनाए। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो गया 13। ये सवाल ज्योग्राफी जो पढ़ रहा है वो गलत नहीं करके आया, क्योंकि फैक्चुअल डाटा इसको हर कोई पढ़ता है। और क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रदेशों में किस प्रदेश में चरवाही है ये, चरवाही पशुपालक याकूत के नाम से जाने जाते हैं? गोबी, सहारा, ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा। चलिए ये गुगली है, इसमें बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे। चलिए प्रश्न शुरू कीजिए। बहुत ऊपर पहुंचे, कमेंट हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। डी, प्रदीप डी, रुमिला डी, लोकेश ए, सिकंदर डी, हेमंत ए। अब देख लीजिए, आपको खुद को पता लग रहा है हम लोग कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब देख लीजिए आपको, और ये स्थिति हमें जब पता लग रही है जब वैकेंसी नहीं आई है, और वैकेंसी के समय हम लोग भागम ताड़म तोड़ करेंगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाता। क्या बात है, साहब डी कर दिया यार, बड़ी अच्छी स्पीड है आपकी। एक पे ए, समय बी। अब मैंने कहा ना ये गूगली सवाल है। याकूत नाम लेते ही बच्चा कंफ्यूजन हो गया, गोभी करूं कि ऑस्ट्रेलिया करूं। अरे भैया, ना तो गोभी बना ना सहारा बना, कुछ मत बना, किसी का सहारा मत बन, केवल टुंड्रा चले जा। टुंड्रा में ही
याकूत रहते हैं। एस्किमो की एक प्रजाति है याकूत है, और एस्किमो कहाँ रहती है? टुंड्रा क्षेत्र में रहती है। यहाँ पर कोई टुंड्रा वाला क्षेत्र, तो टुंड्रा में एस्किमो रहता है, और एस्किमो का दूसरा पार्ट है, नाम रखा जाता है याकूत, साइबेरिया वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपके आज के 25 प्रदेश, हाँ रामनिवास साइबेरिया प्रदेश है। ये हो गया आपके आज के 25 सवाल। आनंद आया? और आपका अपना मूल्यांकन कर लिए, एक्यूरेसी रेट क्या है। लोग बाद में फिर चेतेंगे। आज स्पीड बहुत अच्छी खासी रही है, लोगों की संख्याएं बहुत अच्छी रही थी। चलिए धन्यवाद रवीना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सारे दिन आनंद आएगा, 7 से 8 ये समझिए आपका आनंद का समय है। कुछ सीखना है, कुछ स्ट्रेस लेना ही नहीं। लोग जब भागेंगे, जब एग्जाम आ जाएगी माथे पर, तब कहेंगे रवीना मुझे पेपर दे दे तेरे लिखे हुए हैं, या फिर कृष्णा तू दे दे तेरे पेपर लिखे हुए हैं, या समय भाई दे दे जब कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे हम लोग